अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। इस हफ्ते नाज़रीन मईशत की अगर बात करें तो दो तीन मेरे ख्याल में मस्बत खबरें हैं। एक तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या बड़ी सनतें हैं उसमें हमें तरक्की देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जो बरामदात के अदाद शुमार हैं उसमें भी हमें बेहतरी नज़र आ रही है। साथ ही साथ हम ये जिक्र करेंगे कि क्या ये जो तरक्की हमें देखने को मिल रही है खास करके बड़ी सनतों में, ये सस्टेनेबल भी है या नहीं। उसकी वजह यह है कि जहां ये हमें मस्बत खबरें मिली तो कल ही हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफे का ऐलान किया है। तो क्या इससे पाकिस्तान की मईशत पर मनफी असर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में जिक्र करेंगे पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से, और जिक्र करेंगे कि जो पाकिस्तान के कुछ नामवर सिफारतकार हैं, साबिक फौजी हैं, मईशतदान हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने पाक अमरीका ताल्लुकात में किस बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा किया या क्या रेकमेंडेशंस दी हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन शहबाज, प्रोग्राम का आगाज मईशत के हवाले से जो 3-4 अच्छी खबरें हैं, और जाहिर है कि मौजूदा गवर्नमेंट देखें तो अच्छी खबरें कम देखने को मिलती हैं, तो शायद ये गवर्नमेंट उस लिहाज से भी सेलिब्रेट कर रही है। ये जो बड़ी सनतों में हमें तरक्की देखने को मिल रही है, कहा जा रहा है कि हम प्री कोविड-19 वाली सिचुएशन पे आ गए हैं, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या मायने रखती है? कामरान, आपने ठीक कहा कि इस हुकूमत में इकॉनमी के ऊपर कम ही आपको अच्छी खबरें मिलती हैं। जो पहले 2 साल थे पीटीआई की हुकूमत के, वो तकरीबन आप उसको कह सकते हैं कि उसमें कोई खातर ख्वाह तरक्की नहीं हुई, बल्कि पहले साल में सिर्फ 1.9% तरक्की हुई इकॉनमी की, और दूसरे साल में मनफी ग्रोथ ही 0.4% की। और ये एज अ पॉलिसी किया जा रहा था। पहले साल में IMF के प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने जो इकॉनमी की तरक्की का पहिया था उसको स्लो किया। उसकी वजह यह थी, आपको पता है कि करंट अकाउंट का खसारा था वो बढ़ गया था, और हुकूमत चाह रही थी कि जो तरक्की की रफ्तार थी उसको 5.5% उसको कम किया जाए। तो पहले साल 1.9%, और दूसरे साल हुकूमत ग्रो करना चाह रही थी तो कोरोना वायरस आ गया और हम मनफी ट्रैजेक्टरी में चले गए। अब जो बड़ी सनतें हैं इसमें मुसलसल ये चौथा महीना था, दिसंबर का ये डाटा है, उसमें ये तरक्की हुई है और ये बड़े अच्छे नंबर्स कुछ आए हैं। नाज़रीन, नवंबर के अंदर जो तरक्की की शरह थी बड़ी सनतों में वो 14.5% थी। इसका जो पेस है वो दिसंबर में कुछ कम होके 11.4% पे आ गया, लेकिन अभी भी इट वाज द कंसेक्टिव 4th मंथ। इसका मतलब ये है कि ये अब लग रहा है कि जो बड़ी सनतें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की की तरफ जा रही हैं और उनकी जो आउटपुट है वो बढ़ रही है। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स था वो फूड एंड बेवरेजेस और फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर्स थे वहां से ये ग्रोथ आई है। लेकिन अभी भी सब अच्छा नहीं है। कुछ ऐसी सनतें हैं जिसमें अभी भी 1% से लेकर 60% तक मनफी ग्रोथ है। क्या ये चीज सस्टेनेबल होगी, जिसकी तरफ कामरान भी इशारा कर रहे थे, ये एक सवालिया निशान है। कामरान, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि क्या जो पॉलिसीज हैं इस वक्त इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के अंदर ये है कि आपकी जो ओवरऑल जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं वो रिलैक्स्ड हैं। आप शरह सूद को देखें, वो 13.25% से गिर के अब 7% पे आ चुका है, और इसी तरह हुकूमत थोड़ा सा खर्च भी कर रही है। आल्दो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर खर्चा बहुत कम हो रहा है, वो पिछले साल से भी मनफी में है। लेकिन अगर हुकूमत, आपको पता है जो आपने बिजली की कीमतों का जिक्र किया, तो अगर बिजली की कीमतें इजाफा क्यों हुई हैं, वो इस वजह से हुकूमत को इजाफा करना पड़ा कि हमने IMF के प्रोग्राम में वापस जाना। जब IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो फिर कुछ खदशात हैं वो बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और आपने बिजली की कीमतों का तो खैर हवाला दिया ही, जो दूसरा मेरे ख्याल में पॉजिटिव फिगर है कि वो है आपकी बरामदात। वो हमेशा से हमारा बहुत बड़ा इशू रहा है, और जो अदाद शुमार बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में उसमें इजाफा हुआ है, तो ये कितना सस्टेनेबल है? और अगर हम देखें कंसिस्टेंटली इसमें मेरे ख्याल में कुछ बेहतरी आ रही है, तो ये कितना हम इसको बरकरार रख सकते हैं? ये भी कोई तकरीबन 6 माह हो गए आपकी जो बरामदात हैं उसमें। अच्छा, ये जहन में रहे कामरान की, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आदाद शुमार हैं, जिसके मुताबिक आपकी जो बरामदात हैं वो बढ़ रही हैं। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा उसके मुताबिक अभी भी कोई 5-5.5% उसमें नेगेटिव ग्रोथ है। पहले 6 माह में जनवरी का डाटा अभी तक स्टेट बैंक ने रिलीज नहीं किया, लेकिन जो अब हम बात करें PBS का डाटा की, वो भी इस महीने ही बल्कि इसी हफ्ते ये नंबर आए हैं। पहले जो 7 माह है उसके अंदर कुछ $14.5 अरब की बरामदात हुई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन $650 से $700 मिलियन ज्यादा है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑन ईयरली बेसिस इसमें ग्रोथ आ रही है, लेकिन इसमें एक मैटर ऑफ कंसर्न इसके अंदर भी है
कि जो ग्रोथ रेट था आपकी जो मंथली आपकी एक्सपोर्ट्स हो रही थी वो 2.4 अरब डॉलर पे चली गई थी, वो अब फिर इस महीने जनवरी में कम होकर 2.1 अरब डॉलर पे आ गई। ये यहाँ पे मेरा थोड़े से कंसर्न्स हैं। मेरे कंसर्न्स यहाँ पे इसलिए हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था कि आपकी 2.3 अरब डॉलर या 2.4 अरब डॉलर के ऊपर आपकी बरामदा चलेंगी थी। ये ऐसा पहले भी हो चुका है PMLN के टाइम पे। जब ये नंबर यहाँ पे पहुंचता है ना 2.3 बिलियन डॉलर के आसपास, तो फिर वहां पे एक ब्रेक लगती है। लेकिन अभी ये सिर्फ एक महीने का डाटा है, जनवरी का नंबर है। जनवरी में हम उसको एक नहीं कह सकते कि ये हतमी नंबर है, अभी क्या ये ऊपर जाएगा, ये इससे मजीद फिर वापस 2 अरब डॉलर की तरफ चला जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है जिसको हुकूमत को देखने की जरूरत है। इस महीने 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये हुई है कि जो कुछ आपकी थी सनतें, खासतौर पर जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स थे, उसकी जो गैस की फरहमी थी हुकूमत ने फरवरी से बंद की है, जनरल इंडस्ट्रीज़ की और उसकी एक्सपोर्टर्स की। तो एक ये सिग्नलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि हुकूमत ये चाह रही है कि मुल्क के अंदर बिजली की अब जो फरहमी है वो बेहतर है, तो ये सनतें बिजली की तरफ वो शिफ्ट हो जाएं। अब लेकिन चूंकि गैस इनको सस्ती मिलती है और फिर गैस के ऊपर अपने पावर प्लांट्स ये चला के खुद भी कैप्टिव पावर प्लांट्स में बिजली प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा इन्होंने एक सिग्नल करने की हुकूमत को भी कोशिश की हो। दूसरा जो जेन्युइन फैक्टर है जिसका आपने भी शुरू में से इशारा किया वो ये है कि अगर ये बिजली की कीमतें बढ़ गई जो हैं ₹1.95 उसके अंदर हुकूमत ने कल इसको नोटिफाई कर दिया एनुअल बेस टैरिफ में इंक्रीज, और इसके अलावा 83 पैसे का अप्रूवल नेपरा ने दे दिया, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये तकरीबन ₹2.78 या 20 से 22% ये इंक्रीज सडन आ रहा है। ये उसके अलावा है जो ₹1.53 फी यूनिट हुकूमत नेपरा ने अप्रूव किया है, जो मंथली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है, उसको अगर हम सेपरेट भी कर दें तो 22 से 23% आपकी कॉस्ट जो बिजली की वो फरवरी के बिलों में बढ़ेगी, और उसके ऊपर अगर आप टैक्सेस भी डाल लें तो ये 27-28% पे चला जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 चीजें हुकूमत को करना पड़ेंगी, या तो एक्सपोर्टर्स को इसकी हिट लेनी पड़ेगी, कॉस्ट में इसको बिल्ड करना पड़ेगा, या हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी, और सब्सिडी के चांसेस इसमें काफी कम लग रहे हैं। और मेरे ख्याल में फिर यही वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम सस्टेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। शहबाज ने जिक्र भी किया कि माजी में भी हमारे यहाँ जब जो मंथली बेसिस पे अगर बात करें 2.3-2.4 बिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट जाती रही है, लेकिन उससे आगे हम नहीं जा सके और उसको सस्टेन नहीं कर सके, और यही इस गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस पर अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं कितनी सस्टेनेबल है। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्काइप पर डॉक्टर जुबैर खान, ये वजीर तिजारत भी रहे हैं और उसके अलावा इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे यही कि इस हफ्ते जो 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हुई मईशत की बात करें, उसमें एक जो है कि बड़ी सनतें जो हैं अब वो जो कोरोना से पहले वाली जो सिचुएशन थी वहां तक आ गई हैं। तो आपके ख्याल में ये जो ग्रोथ है, आपको लगता है एक ये सस्टेनेबल है, और दूसरा जो ये बड़ी सनतों का मामला है ये अब वापस अपने ट्रैक पर आ गया है? बिल्कुल मेरे ख्याल में जो न्यूज़ अभी तक आ रही है बड़ी खुशाइन है, और शुक्र है कि पाकिस्तान अपने जो बड़े गहरे बहरान में जा रहा था उससे कुछ निकलने में कामयाबी उसको हो रही है। इसका जो वो है, मैं क्रेडिट तो सारे प्राइवेट सेक्टर को दूंगा जिन्होंने बड़े बावजूद इन रुकावटों के और मुश्किलात के अपने बिजनेस को और जारी रखा। लेकिन मैं ये था बता कि इसकी जो बुनियाद है वो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट सेक्टर, वो पूरी मईशत में फैल रही है, और वो स्पेंडिंग जो है वो बतौर खुद सस्टेनेबल नहीं है। हमारा बजट डेफिसिट जो है, खसारा है, वो बढ़ता जा रहा है और उसकी मकरूज होता जा रहा है। और जब के इंटरेस्ट रेट इतने हाई हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा डाउनसाइड रिस्क है इस वक्त, कि इस वक्त जो स्पेंडिंग पावर है वो सारी गवर्नमेंट की साइड से आ रही है, और वो तमाम फाइनेंस। तो दिस इज द क्लाउड, ये एक साया है हमारी इस मईशत की टर्न अराउंड पर। इस टर्न अराउंड के ऊपर ये अगर इसको इन्होंने दूर कर दिया तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ, ये इस वक्त एक इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म ग्रोथ की फाउंडेशन है। लेकिन इस वक्त ये फाउंडेशन मुझे कुछ थोड़ी सी शेकी नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, अपने इस पॉइंट को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिएगा। इंटरेस्ट रेट आप फरमा रहे हैं कि हाई है, 7% के ऊपर इंटरेस्ट रेट हुकूमत ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रखा हुआ है, जो कि आपकी इन्फ्लेशन रेट से कुछ कम है। तो अब रियल इंटरेस्ट रेट तो आपका नेगेटिव है। बीइंग एन फॉर्मर IMF ऑफिसर,
आप जानते हैं कि आईएमएफ का जो मेन उनका इन्हिसार होता है कि आपके रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होने चाहिए, तो इसको भी आप हाई इंटरेस्ट रेट कैसे कह रहे हैं? जनाब देखिए, रियल इंटरेस्ट रेट का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना जो है ना, ये एक क्राइटेरिया नहीं है। जब एक मुल्क बहुत हेविली इंडेटेड हो जाए, जब वो मकरूज हो जाए, तो दो चीज़ों को आपने सामने रखना होता है कि उन मुश्किलात से निकलने के लिए। एक तो ये कि आपने जो प्राइमरी डेफिसिट है, यानी कि जो आपका हुकूमत का जो खसारा है इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा, वो आपका सरप्लस में होना चाहिए। वहाँ तो ये कामयाब हैं, लेकिन जो दूसरा होता है वो ये होता है कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो आपकी रियल ग्रोथ रेट से कम हो। अगर आपकी ग्रोथ रेट उससे भी कम है, जो इस वक्त रियल इंटरेस्ट रेट है, तो ये आपका जो डेट टू जीडीपी रेशो है, जो उसका जो रेशो है कर्जे का और जीडीपी का, वो बढ़ता जाएगा। और यही वजह है कि आपकी डेट और इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, बावजूद इसके कि आप 7% पर आए हैं। आपको मैं एक चीज की तरफ आपको मैं बताऊं कि देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर इंटरेस्ट रेट जीरो की तरफ वो सिर्फ इसीलिए लाए हैं कि वो लोग भी 2008 के बाद बहुत हेविली मकरूज हो चुके हैं, और अभी कोविड के दिनों में उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े उन्होंने वो किए हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग की है। तो वो तो अपने इंटरेस्ट रेट को जीरो के करीब से वहां पर रख रहे हैं। हमें भी 1 to 2% के करीब रखना चाहिए। यही इसमें ही हमारी जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को ये सर्व करेगी। ये इससे अलावा डॉक्टर साहब, ये तो आपने एक इंटरेस्ट रेट की बात की। दूसरा जो खबर कल गवर्नमेंट ने, ज़ाहिर अच्छी खबर तो नहीं है, कि बिजली की कीमतों में एक दफा फिर इजाफा किया है, और आपके ख्याल में ये जो इजाफा है आम सारिफ पर तो इसका फर्क पड़ेगा ही, क्या इसका नेगेटिव असर होगा कि जो हम थोड़ी सी हमारी इकोनॉमी अब रिवाइव कर रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, क्या इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं? बिल्कुल जी, देखिए बात यह है कि ये जो आप बिजली की कीमतों की बात करें, इसके साथ साथ सर्कुलर डेट को भी देखिए। अभी चाहिए तो है कि जो बिजली को पैदा करने के जो खर्चे हैं वो कंज्यूमर से चार्ज किए जाएं। वो जो बुनियादी असूल है उसको तो सामने हमने रखना होगा। मगर बात यह कि इस वक्त जो हमारी बिजली के जो महकमे हैं उनकी इनएफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि 25 और 20% के दरमियान यहाँ पर हमारे वेस्टेजेस हैं, और हमारे यहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं, बिल की अदायगियाँ नहीं हो रही। उसको कम करने में हुकूमत ने कोई कामयाबी नहीं की। जब वो नहीं की तो वो जो तमाम जो कमजोरियां हैं उसका बोझ ये कंज्यूमर्स के ऊपर डाल रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हो या जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स पर जब डालेंगे तो उनकी जो थोड़ी बहुत रिवाइवल हुई है उसमें जो उनको प्रॉफिट्स अगर नजर आ रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। अब आप देखें ना, ये जो बुनियादी जो गवर्नेंस होती है, जो हुकूमत का काम होता है, उसमें तो वो अभी तक नाकामयाब हुए हैं। और चूंकि ये एक मसला ऐसे है कि वो सामने ले आए हैं, आईपीपीज का जो मसला है वो उसको भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कोस जिसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो हैं, उनकी इनएफिशिएंसीज को दूर करने के लिए भी हुकूमत को फौरन काम करना चाहिए, और कीमत बढ़ाने के बजाय। जुबैर साहब, आप बात कर रहे थे पाकिस्तान के बढ़ते हुए गैर मुल्की कर्जों की। हमारी बरामदात जो है वो पिछले कुछ 6 माह से बढ़ रही थी, और वो तकरीबन अब $2.4 अरब तक पहुंची माहाना। अब फिर जनवरी में वो $2.1 बिलियन पे आ गई हैं। तो क्या आप समझते हैं कि बरामदात ने एक जो पेस पकड़ना था वो पकड़ लिया, और जो जनवरी में -10% उसमें डिक्लाइन आया है ओवर दिसंबर, ये वक्ती है, सीजनल है? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी तो हमेशा टेक्सटाइल बेस्ड रही हैं, और इस वक्त फिर टेक्सटाइल इज द लीडिंग सेक्टर इन आवर एक्सपोर्ट रिवाइवल। जो कुछ अभी तक हुआ है वो शुक्र है हुआ है, और उस पर हमें उनको दाद देनी चाहिए इंडस्ट्री को कि उन्होंने फ़ायदा उठाया। इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी मंडियों में जो तब्दीलियाँ आई हैं, नए गैप्स क्रिएट हुए हैं, मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई हैं, उसको उन्होंने संभालने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ ये याद रखिए कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो मेन
कंपेटिटिव बेस था वो पाकिस्तान की अपनी कॉटन प्रोडक्शन थी। कॉटन प्रोडक्शन इस साल सिर्फ 5 मिलियन बेल्स पर आ गई है और ये हमारे लिए निहायत सिर्फ शर्मनाक नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी ये हमारी इकॉनमी को एक नेगेटिव तरीके से इसका असर ये भी होगा कि फार्मर्स की इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन साथ ही ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर को जो चीप कॉटन मिलती थी वो नहीं मिलेगी। अब पाकिस्तान एक तरफ एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन अब हम कॉटन, व्हीट और ये सब चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे। तो आप समझ ये आपका पॉइंट तो वैलिड है कि ये जो कॉटन है ये हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है, और आपके जो कुछ गेन्स हो रहे हैं ट्रेड के ऊपर वो यहाँ से आपके इरोड होंगे जब आप दरामद करेंगे। बड़ी क्विकली बताइएगा डॉक्टर साहब, ये आपका रुपया भी अब स्टेबल है 158 160 की रेंज में है, तो आप ये क्या समझते हैं लॉन्ग टर्म में रुपए की जो कदर है इसी रेंज में रहेगी, या फिर आफ्टर द रिवाइवल ऑफ द IMF प्रोग्राम यहाँ पे हम थोड़ी तब्दीली जो है वो आप देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो एक्सचेंज रेट के ऊपर कोई खास प्रेशर नहीं है और ना ही उसको तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये याद रखिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में और खास तौर पर एक्सचेंज रेट की जो फ्री मार्केट है उसका एक बहुत बड़ा जो डिमांड साइड पर असर होता था, ये एक आइटम होता था, वो थी फॉरेन ट्रेवल पाकिस्तानी लोगों की, और बहुत लाजमी वो खत्म, 1-2 बिलियन डॉलर की जो वो ट्रेवल की जो एक्सपेंसेस थे वो आजकल नहीं हो रहे कोविड की वजह से। तो जैसे ही ये कोविड की ये जो वो है रिस्ट्रिक्शंस कम होंगी इंशाल्लाह वैक्सीन के इस्तेमाल से और अल्लाह के रहम व करम से, तो मेरे ख्याल में डिमांड फॉर डॉलर बढ़ेगा। और जब डिमांड फॉर डॉलर, मेरा मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो, जो भी होगा, तो वो उससे मेरे ख्याल में रुपये के ऊपर फिर प्रेशर आएगा, लेकिन उसको निपटने के लिए हमें। डॉक्टर साहब हमारे पास वक्त कम है, बहुत शुक्रिया। देखें आगे चल के क्या होता है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में माहिरीन किस तब्दीली की बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की अगर बात करें तो नाजरीन बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है। हम बहुत अरसे से इत्तेहादी भी रहे और ख़ास करके जो फौजी मेरे ख्याल में अलायंसेज हैं उनका हिस्सा भी रहे और बहुत से मामलात पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी किया। लेकिन मज़े की ये बात है कि इतने अरसे की रिलेशनशिप होने के बावजूद हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी ड्रिवन रहे और हमेशा दोनों मुल्कों के दरमियान एक एतमाद की कमी रही। अब इस डेड लॉक को ख़त्म करने के लिए या स्टेटस को तोड़ने के लिए पाकिस्तान के चंद नामवर साबिक सिफारतकार, उसमें रिटायर्ड जर्नैल भी शामिल हैं, उसमें पाकिस्तान के मईशतदान भी शामिल हैं, उसमें कुछ नामवर बिजनेसमैन भी शामिल हैं। उन्होंने मिलकर एक पॉलिसी पेपर तैयार किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए। और ये जो पॉलिसी पेपर है 35 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद का एक थिंक टैंक है तबाद लैब, उन्होंने ये प्रिपेयर किया है और इसका जो बुनियादी क्रक्स है वो एक पैराडाइम शिफ्ट चाह रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में और उसको किस तरीके से सस्टेन किया जाए। जो मेन हाइलाइट्स हैं अगर मैं वो आपके सामने रखूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की अगर बात करें तो हमेशा सिक्योरिटी ड्रिवन रहे हैं। तो अब इस पॉलिसी पेपर के तहत ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो सिक्योरिटी के बजाय मुआशी और तिजारती जो मामलात हैं उनकी बुनियाद पर होने चाहिए। और इस सिलसिले में ये रेकमेंड किया गया कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में भी तब्दीली लाए और हम जो अपनी जो जोग्राफियाई अहमियत, जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का अक्सर जिक्र करते हैं, उसको छोड़ करके हमें अपनी जो मुआशी अहमियत है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो दो तरफा तिजारत है उसको 4 अरब डॉलर से बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक ले जाया जाए। इसी तरह से अमेरिका के लिए भी कुछ इसमें कहा गया है। उनमें कहा गया है कि अमेरिका इमदाद और बैन अक़वामी मालियाती इदारों के जरिए दबाव के बजाय पाकिस्तान के साथ तिजारत और मुआशी ताउन को फरोग दे। और इसका जो एक और पहलू है वो है चीन और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है उसमें पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए। तो इसमें जो पेपर है वो रेकमेंड करता है कि पाकिस्तान सिफारती सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश करे। इस पेपर के मुताबिक पाकिस्तान को चाहिए कि वो चीन और अमेरिका की लड़ाई में किसी एक का आला कार ना बने। पाकिस्तान चीन की तमाम पॉलिसियों की मन्नो अन तौसीक ना करे। ऐसा करने से पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ पर आंच आने का खदशा है। इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि सी पैक मंसूबे साफ, शफाफ और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हों।
पाकिस्तान सी पैक के ऐसे मंसूबों की निशानदही करे जिसमें अमेरिका सरमायाकारी कर सके। उसके अलावा इसमें पाक अमेरिका जो दिफाई ताउन है उस पर भी बात की गई है, और इस पेपर के मुताबिक अमेरिका भारत का जो ताउन है पाकिस्तान के मफादात के लिए बराह रास्त खतरा है। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स या जो पेपर है वो ये कहता है कि पाकिस्तान को असूली तौर पर अमेरिका और भारत में बढ़ती कुर्बतों पर एतराज नहीं करना चाहिए। बहरहाल अमेरिका को ये जरूर कहना चाहिए कि पाक भारत अमेरिका जो ताल्लुकात हैं, ये ताउन है, उसे पाकिस्तान को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक और अहम पहलू पाकिस्तान की अगर आप जिक्र करें पाकिस्तान की किरदार की, तो वो अफगानिस्तान है, और इस सिलसिले में जो पेपर है वो ये कहता है कि अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए अमेरिका मुस्तकिल बुनियादों पर गवर्नेंस में बेहतरी लाने में दिलचस्पी ले, अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ा जाए। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका फौजी इनखला के बाद भी अफगानिस्तान में भरपूर दिलचस्पी लेता रहे। पाकिस्तान ना तो तालिबान की मुकम्मल फतह और ना ही तालिबान को सियासी मैदान से मुकम्मल तौर पर बेदखल करने का हामी है। और आखिर में इसमें ज़ाहिर है कि कश्मीर हमारी डिप्लोमेसी का एक आम इशू है, और इसमें कहा गया है कि अमेरिका को यह बावर कराया जाए कि वो कश्मीर में होने वाली जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उस सिलसिले में जो भारतीय क़यादत है उसको अकाउंटेबल ठहराए। और इस सिलसिले में जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस पेपर के मुताबिक जो मनफी प्रोपेगेंडा करता है, गलत मालूमात दुनिया को देता है, उस पर ज़्यादा कान ना धरा जाए। और इसी सिलसिले में आगे शहबाज जो दहशतगर्दी के हवाले से जो ताबन है उस पर भी बात की गई है कि पाकिस्तान को यह ऑप्शन ओपन रखना चाहिए कि वो बेशक अमेरिका हो या उसके इत्तेहादी हो इस जनूबी एशिया में, तो जो इंफॉर्मेशन का तबादला है उसके ऑप्शंस भी पाकिस्तान को खुले रखने चाहिए। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, लेकिन एक जो चीज स्ट्राइकिंग है, जो हम चाहते हैं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं आप ट्रांसफॉर्म हो इकोनॉमी की बुनियाद पर, क्या हमने उस सिलसिले में ग्राउंड वर्क भी किया हुआ है? दो तीन पॉइंट्स इसमें मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। एक तो वो इट इज इजियर सेड देन डन कि आप जो जियो स्ट्रेटेजिक अपनी शिफ्ट है उससे ले जाएं जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक जियो स्ट्रेटेजिक ऊपर आप बात करते हैं अमेरिका के साथ, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी आपका पैराडाइम है उसके ऊपर आप एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हो। सिक्योरिटी के ऊपर अमेरिका जो था वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट था, और अमेरिकन डिपेंडेंस ऑन पाकिस्तान की वजह से हमने इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाया। मुझे अभी भी याद है कि जब कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में हमें पैसे मिलते थे अमेरिका से, जो अमेरिका की जंग अफगानिस्तान के अंदर थी, एक वक्त में था अगर आपने $1 की आपने एक पानी की बोतल आपने उनको प्रोवाइड किया तो उसके $10 भी हमने मांगे तो उन्होंने हमें दिए। ये सिलसिला चलता रहा 2005-2006 तक। फिर उसके बाद एक वक्त आया कि जब हम $1 भी मांगते थे तो उसको वो काट के कर देते 50 सेंट्स। आज हम $9 अरब का हमारा एक क्लेम है अमेरिका के ऊपर। वो $9 अरब का क्लेम इसी चीज़ के ऊपर है कि हमने जो उनको बिल्स भेजे थे उनका ये एग्जैजरेटेड बिल्स हैं। तो जब जो बात आप कर रहे हैं कि हम सिक्योरिटी से चले जाएंगे इकोनॉमी की तरफ, तो क्या पाकिस्तान के पास ऐसी कोई पॉलिसी ऑप्शंस हैं कि अमेरिका जो कि दुनिया की अनडाउटेडली सबसे बड़ी सुपर पावर है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसकी सबसे आगे है इस वक्त, चीन उसको फॉलो करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाया। तो यहाँ पे जो मेरा ख्याल है, बल्कि द अटलांटिक काउंसिल के अंदर 2 बड़े अच्छे इसके ऊपर पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं जो अमेरिकन थिंक टैंक है, कि अगर पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है और पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो पाकिस्तान विल बी मोर एक्सपोज्ड टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस, क्योंकि हमारे पास देने को कुछ नहीं है। तो जब आपके पास देने को कुछ नहीं होगा तो फिर आप लेंगे क्या? ये वो सवाल है जिसका मेरे ख्याल में एक्सपर्ट से भी पूछेंगे। लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल में जो आप बात कर रहे हैं ना कि माजी का एक हवाला दिया, कल जब ये पेपर लॉन्च हुआ तो लगता है ऐसे ही है कि इसको हुकूमत की सरपरस्ती भी हासिल है। तो डॉक्टर मुईद यूसुफ स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के और नेशनल सिक्योरिटी, तो उन्होंने भी वहां पर खिताब किया। तो उन्होंने कहा कि जो इस हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, वो कहते हैं कि हम अमेरिका को अब ये कह रहे हैं कि हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि दोनों मुल्कों का कि एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी है और उसकी वजह से आपको पता है कि बदएतमादी की फिजा भी है। पाकिस्तान ये चाहता है कि जो माजी है उसको भुलाएं और एक नई शुरुआत की जाए, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात प्योरली बायलैटरल चाहते हैं और उसको ना अफगानिस्तान के लेंस से, ना भारत के लेंस से, ना चीन के लेंस से देखा जाए। अब सवाल ये है कि कहने को तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये सब कुछ मुमकिन है कि आप अपने आप को, आप आलाकार ना बने चीन का, आप शफाफियत करें? ये 2 बुनियादी पॉइंट्स मेरे ख्याल में बहुत ये क्रिटिकल इश्यूज हैं और यहीं पे चैलेंजेस आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्योंकि इकोनॉमी कवर करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम कहते तो हैं कि हमारी बाकी दुनिया के साथ अब जो ताल्लुकात की बुनियाद है वो तिजारत और मईशत पर होनी चाहिए। क्या मुल्क के अंदर हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है
कि पहले हम अपने पांव पे खड़ा हो सकें और फिर दुनिया यहां पे आके इन्वेस्ट कर सके। इस पर एक्सपर्ट व्यू भी लेंगे और सलमान बशीर साहब जो कि इस पेपर की तैयारी में शामिल रहे हैं, उनसे ये तमाम सवालात पूछेंगे कि ये जितनी भी जो प्रपोजल्स हैं ये काबिल अमल कितने हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं उस पॉलिसी पेपर का जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से अब बड़ी तब्दीली की बात की गई है और हमारे जो ताल्लुकात सिक्योरिटी ड्रिवन अमेरिका के साथ रहे हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई है कि वो मुआशी और तजारती बुनियाद पर होने चाहिए। क्या ये वाकई प्रैक्टिकली मुमकिन है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं सलमान बशीर साहब, सेक्रेटरी खारजा रहे हैं पाकिस्तान के, उसके अलावा चीन और भारत में पाकिस्तान के सफीर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान बशीर साहब। और सलमान बशीर साहब, ये जो पॉलिसी पेपर तैयार किया गया है उस में भी इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है और उसको ये इंडोर्स भी करते हैं। तो सलमान साहब, ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है कि अक्सर हम जो अपनी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को सेल करने की कोशिश करते रहे हैं, इस पेपर के मुताबिक फोकस इस पे किया गया है कि हम अब जियो जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको मार्केट करें। डू यू थिंक कि अमेरिका के साथ ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? माजी में मुशर्रफ साहब भी कहते रहे कि हमें ट्रेड चाहिए, एड नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी पॉलिसीज थी वो उसके बिल्कुल बरक्स थी। तो इस दफा ऐसा क्या मुख्तलिफ है? देखिए जी, पहली बात यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो थे वो हमेशा थर्ड फैक्टर पे रहे हैं। यानी कि कभी अफगानिस्तान में उनको हमारी ज़रूरत थी तो हम उनके साथ चले, जब वो सोवियत यूनियन और कोल्ड वॉर का दौर था तो उस ज़मन में उनको हमारी ज़रूरत थी तो हम सेंटो सीटों में रहे। तो हमेशा उनकी ग्लोबल पॉलिसी के साथ पाकिस्तान अपने आप को टेलर करता रहा, अपनी इफादियत उनको जताता रहा। और हमने देखा कि पिछले 60-70 साल में ये पॉलिसी जो थी इससे हमें खातर खा कोई फ़ायदा नहीं हो सका। यानी कि खातर खा फ़ायदा नहीं हुआ, कोई थोड़ा बहुत टेम्परेरी तौर पे फिर हुआ तो हुआ। मगर बात यह है जी कि इस वक्त में, जिस वक्त के एक नई इंतज़ामिया आ चुकी है वाशिंगटन डीसी में, तो ये जो रिपोर्ट है और इसके अलावा और भी जो इस किस्म की रिपोर्ट्स सोच इस वक्त चल रही है थिंक टैंक कम्युनिटी में, वो उसका आइडिया ये है कि कोई कॉमन ग्राउंड जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। ये तो बात बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जो नुक्ता नज़र है बहुत से आलमी वसाइल पर, वो उसमें और अमेरिका का जो इस वक्त जो पॉलिसी है उसमें कुछ सिमिलैरिटी नज़र नहीं आती, चाहे वो हिंदुस्तान के ज़मन में हो चाहे वो चीन के ज़मन में हो। तो इन एनी केस आई थिंक इस स्टेज के ऊपर ज़रूरत ये थी कि पाकिस्तान का अपना एक सेल्फ कंसेप्शन जो है ऑफ द रिलेशनशिप इन पर्टिकुलर अमेरिका के साथ और बाकी मुल्कों के साथ उसको वज़ा किया जाए। तो ये अभी आपने देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म की बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स हैं और जनरल बाजवा की है और मोहित यूसुफ साहब की है और ख़ासकर फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब ने भी इस बात पे ख़ास फोकस रखा है कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सरे फहरिस्त रखना है और उसमें हमारी जो इकोनॉमिक ख़ास अहमियत है। ये जो इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, पहले जब सिक्योरिटी सेंट्रिक हमारी पॉलिसीज़ होती थी, हम अमेरिका के साथ कोऑपरेट करते थे, उसके बदले में हमें अमेरिका ग्रांट भी देता था, हमें बेल आउट भी करता था आलमी सतह पर। तो अभी जब हम इकोनॉमी के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे अपने सारा फोकस, चूँकि पाकिस्तान के पास देने को शायद उस तरह कुछ नहीं है, तो ये जो मामला था जैसे FATF के अंदर अमेरिका की सपोर्ट या फिर IMF के बोर्ड के ऊपर कभी हमें उसके वोट की ज़रूरत होती है, तो क्या आपके ख्याल में फिर अमेरिका इसको भी जब मेरिट पे डील करेगा तो हम वो उसके जो बेंचमार्क्स हैं वो पूरे कर सकेंगे या फिर अगेन यहाँ पे चीज़ें पॉलिटिकल हो जाएंगी? देखिए जी, बात जो अब जियो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं उसमें ये ठीक है, FATF एक वक्ती किस्म की चीज़ है जिसको इन्होंने पोलिटिसाइज कर दिया इस इंस्ट्रूमेंट को और इसको एज ए कोर्सिव इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं खासकर पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के कहने पे। इस तरह हमें उनकी ज़रूरत डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF वगैरह में है। वो तो
मेरे ख्याल में कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हम जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की या विजन की बात कर रहे हैं उसमें यह है कि इस खत्ते में जो है अमन सलामती उसी वक्त मुमकिन है जिस वक्त के यहाँ के माशी हालात जो है उनको बेहतर किया जाए। उसमें पाकिस्तान का एक अपना भी इंटरेस्ट है। ये जो सीपैक का जो प्रोसेस है यही प्रोसेस है बेसिकली, और सीपैक प्लस बीएन जो है उसमें ये है कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, गल्फ के साथ। तो ये जिस तरह से चीनी कहते हैं विन विन कोऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, और मोईद यूसुफ ने तो यहाँ तक भी कहा था कि ये जो कनेक्टिविटी है ये ना सिर्फ नॉर्थ साउथ होगी बल्कि ईस्ट वेस्ट भी हो सकती है अगर हिंदुस्तान के हालात कुछ बेहतर हो जाए और वहाँ पर कुछ सेंस प्रिवेल करे। शेर साहब कतल की माजरत, इसमें एक जो पॉइंट है आप जो फरमा रहे हैं सीपैक, अब सीपैक जो है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक एक्सक्लूसिव एक डील है, और सीपैक आपसे बेहतर कौन जानता है इज एन एक्सटेंशन ऑफ द BRI, और BRI जब आ जाता है तो फिर अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो चीन, और चीन BRI को यूज कर रहा है एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल। तो फिर जो कॉमन ग्राउंड जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो कहाँ हम पाएंगे, हमारे पास पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे? देखिए बात यह है ना जी कि ये तो अमेरिका पे अब मुनासिर है कि वो कैसे अपना, उनका क्या कॉन्सेप्ट है। अभी तक जैसे आप सही कह रहे हैं कि जी वो BRI की मुखालफत कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि BRI एक स्ट्रेटेजिक टूल है चीन के पास। मेरा नुक्ता नज़र, और मेरे ख्याल में मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जिनका नुक्ता नज़र ये नहीं है। चीन की अगर अपनी आप डेवलपमेंट देखें तो उन्होंने उस डेवलपमेंट को एज अ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी नंबर 1 उसको परस्यू किया है। इसी तरह से जितने भी और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ये हक पहुंचता है कि वो अपनी हालात को बेहतर करने के लिए तावन करें। तो दूसरी बात यह है कि ये तो रीजनल इनिशिएटिव्स हैं, ये रीजनल इनिशिएटिव को नहीं तो नहीं है। अमेरिका ने खुद कुछ साल पहले नॉर्थ साउथ ये इसकी बात की कनेक्टिविटी की, ये जो टापी और ये दूसरे जो गैस पाइपलाइन और बिजली के प्रोजेक्ट थे उसमें भी अमेरिका का इंटरेस्ट रहा है। तो हम कोई नई बात नहीं कर रहे इस संबंध में, और हम ये छोटी छोटी अच्छा सलमान बशीर साहब, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि ये नई बात नहीं कर रहे, लेकिन इस जो रिपोर्ट के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। फॉर एग्जांपल इसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है हमें ब्लैंकेट इंडोर्स नहीं करना चाहिए जो चीन की डोमेस्टिक और कुछ जो दूसरी पॉलिसीज हैं, क्योंकि उससे हमारे जो इंटरेस्ट हैं या हमारा असूली मौक़िफ़ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पर। डोंट यू थिंक कि ये बड़ा एक गैर मामूली किस्म का ये स्टेप है, गिवन द फैक्ट कि चीन आपको जब हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब आप मुश्किल में होते हैं, तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि पब्लिकली हम चीन को कुछ पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसाइज करें या सपोर्ट ना करें? मैं जी इससे मुतफिक नहीं हूँ इस नुक्ते से जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कि ये गैर ज़रूरी था और इससे खामखा में बदगुमानी फैल सकती है। ऐसी बात नहीं है। चीन की जो कोर इंटरेस्ट है उनको हमेशा हमने सपोर्ट किया है, चाहे वो ताइवान है, तिब्बत है, शिनजियांग है, जो भी है, हांगकांग की सिचुएशन है। चाइना खुद एक प्रिंसिपल पोजीशन लेता है हर इशू पे, चाहे उनके कोर इंटरेस्ट के ज़मन में हो यानी कि सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, या दुनिया के और भी जो मसाइल हैं उसके ऊपर उन्होंने हमेशा एक प्रिंसिपल पोजीशन ली है। देखना यह है कि ये अगर बाइडेन साहब जैसे कहते हैं कि जी वैल्यू बेस्ड ग्लोबल पॉलिसी, तो ये कैसे रिकंसाइल करेंगे जो वायलेशंस और जो जिस नहज पे हिंदुस्तान चल रहा है वो किस तरीके से ये जस्टिफाई करेंगे। तो ये मैं जैसे आपको पहले कह रहा था, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। ब्लैंकेट एंडोर्समेंट ना वो हमारे से कभी मांगते हैं ना हमने कभी की है। हमने भी मेरिट पे हर असूल जो है उनको मद्देनजर रख के पोजीशंस अपनी आलमी इश्यूज़ पे, ग्लोबल इश्यूज़ पे ली हैं। तो ये एक गैर ज़रूरी किस्म का एक पॉइंट आया है। मेरे ख्याल में इससे कोई ऐसा, अमेरिका भी समझता है कि ये मतलब हम चीन के साथ ताल्लुकात को किसी सूरत में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये एक बेसिक बॉटम लाइन है, और ये एक चाइना के साथ ताल्लुकात जो है वो कॉर्नरस्टोन है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं अमेरिका से, और ये जितनी एफर्ट इस वक्त चाहिए, तो एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, और ये इस पे
अच्छा सलमान साहब, इसी नुक्ते को जरा आगे लेकर के अगर आप चलें, मेरे ख्याल में इस रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया है कि ये चीन और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर कह रहे हैं, लड़ाई कह रहे हैं, ट्रेड वॉर कह रहे हैं, उसमें हमें किसी एक का आला कार्ड नहीं बनना चाहिए। और डॉक्टर मुईद यूसुफ ने भी कल ये बात कही कि हम ब्लॉक की पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होंगे। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि एक राय अब पाकिस्तान के अंदर यह भी बढ़ रही है कि अगर इंडिया और भारत के ताल्लुकात में इतनी गर्मजोशी होगी तो पाकिस्तान के लिए मजबूरन कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप को चीन के कैंप में जाना पड़ेगा। क्या हम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं? देखिए जी, इस पे मेरा नुक्ता नजर ये है कि ये जो है ना, ये सारी बातचीत, ये जो सोच है अमेरिका की खासकर और हिंदुस्तान की कि ब्लॉक पॉलिटिक्स को रीइन्वेंट किया जाए दुनिया में, ये मेरी नज़र में मुमकिन ही नहीं है। आप देखिएगा कि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है और चीन खुद भी ब्लॉक पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता। ना तो उन्होंने कोई अलायंसेस या काउंटर अलायंसेस का सिलसिला शुरू किया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा किया कि हिंदुस्तान के साथ किसी न किसी का तावन वो हासिल कर सके। मगर जब हिंदुस्तान ने खासकर अगस्त 2019 में जो लद्दाख और कश्मीर के ऊपर पोजीशन ली, तो उसके बाद वो मजबूर हो गए कि ग्राउंड रियलिटीज़ को रेक्टिफाई करें। तो ये मेरे ख्याल में ये चलेगा नहीं। इनसे मेरी अपनी राय है। और पहली बात यह है कि चीन ने तो हमें कहा भी नहीं कि आप को हम एज एन एलाय देखते हैं। वो हमेशा पार्टनरशिप की बात करते हैं और विन विन डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये कंसेप्शन बेसिकली जो है ना जी। बहुत शुक्रिया सलमान बशीर साहब। जाहिर है कि ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर बहुत तफसील हो सकती है। बहरहाल आपके वैल्यूबल इनपुट का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।